रामायण, क्या ये सच में हुआ था या ये सिर्फ एक कहानी है? क्या रावण के पास वाकई में पुष्पक विमान जैसी टेक्नोलॉजी थी? और क्या इन सब के सबूत आज भी मौजूद हैं? हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री आई है जो दावा करती है कि उसके पास इन सब सवालों के जवाब हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या सबूत पेश करती है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि रामायण असल इतिहास है या एक महान कथा। ये एक ऐसी बहस है जहां देखिए आस्था है, विज्ञान है, इतिहास है, सब एक दूसरे से टकराते हैं। तो आखिर सबूत मिलते क्या हैं? तो इस पूरी पड़ताल में हम क्या करने वाले हैं? हम उस डॉक्यूमेंट्री में पेश किए गए 25 सबूतों पर एक-एक करके नजर डालेंगे। इसमें भूगोल भी है, जियोलॉजी भी है और आर्कियोलॉजी भी। देखते हैं कि रामायण के ऐतिहासिक होने का दावा कितना मजबूत है। चलिए, तो सबसे पहले अपनी ये खोज शुरू करते हैं उन जगहों से, मतलब वो फिजिकल लोकेशंस जिनका जिक्र रामायण में मिलता है और ये दावा किया जाता है कि वो आज भी मौजूद हैं। तो डॉक्यूमेंट्री का जो पहला बड़ा दावा है वो हमें सीधा श्रीलंका ले जाता है। सबको अशोक वाटिका तो याद ही होगी, जहां सीता जी को बंदी बनाकर रखा गया था। तो दावा ये है कि ये कोई मनगढ़ंत जगह नहीं है, बल्कि आज श्रीलंका में एक जगह है सीता एलिया, और वही अशोक वाटिका है। और बात यहीं से दिलचस्प होना शुरू होती है। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक वाल्मीकि रामायण का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस जगह से बिल्कुल हूबहू मेल खाता है। वहाँ आज भी अशोक के पेड़ हैं, एक खास बड़ी चट्टान है, पास में एक झरना बहता है और एक गुफा भी है जिसे लोग सीता गुफा कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? अच्छा, श्रीलंका से अब सीधा चलते हैं भारत, कर्नाटक के हम्पी में। यहाँ एक जगह को सुग्रीव की गुफा बताया जाता है और यही वो जगह मानी जाती है जहाँ भगवान राम और सुग्रीव की वो ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। फिर और दक्षिण की ओर बढ़ें तो हम पहुंचते हैं केरल, जहां जटायु अर्थ सेंटर है। वहां के लोकल इतिहास और आर्कियोलॉजिस्ट का दावा है कि जटायु ने रावण से यहीं पर युद्ध किया था। और इसका सबूत, वहां एक चट्टान पर बहुत बड़े, मतलब विशाल पंजों के निशान मिले हैं। इतने बड़े कि वो किसी भी आम पक्षी के तो हो ही नहीं सकते। तो ये तो हो गई जगहें। अब भूगोल से आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी साइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक विसंगतियों को देखते हैं जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया गया है। और सच कहूं तो यहाँ से चीजें और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती हैं। और अब बात करते हैं राम सेतु की। ये शायद सबसे फेमस सबूत है जिसके बारे में सबने सुना है। नासा की सैटेलाइट इमेज में भी भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की ये 31 किलोमीटर लंबी सीधी लाइन साफ साफ दिखती है। लेकिन असली जो रहस्य है वो इसकी उम्र में छिपा है। और देखिए, यहीं पर एक बहुत बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। साइंटिस्ट ने पाया कि इस पुल की जो पत्थर हैं वो करीब 7,000 साल पुराने हैं, लेकिन जिस रेत पर ये पत्थर टिके हैं वो सिर्फ 4,000 साल पुरानी है। अब आप सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि पत्थर वहां पहले रखे गए और रेत उनके नीचे बाद में जमा हुई। ये एक ऐसी चीज है जो नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से होना लगभग नामुमकिन है। फिर आते हैं वो तैरने वाले पत्थर। इनके बारे में भी हम सबने सुना है। अब देखिए, साइंस कहता है कि जो प्यूमिक स्टोन यानी झावा पत्थर होता है वो तैर सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री का तर्क ये है कि इस इलाके में प्यूमिक स्टोन नेचुरली मिलते ही नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, इन तैरने वाले पत्थरों में समुद्री मिट्टी और सीपियां मिली हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि ये शायद मैन मेड हो सकते हैं। हनुमान जी का लंका दहन तो सबको याद ही होगा। ये दावा सीधा उसी घटना से जुड़ा है। डॉक्यूमेंट्री बताती है कि श्रीलंका के कुछ इलाकों में मिट्टी आज तक एकदम काली और बंजर है, और जब उसकी जांच हुई तो उसमें जले हुए कार्बन कंपाउंड्स मिले। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है जो इस तरह की जली हुई मिट्टी का कारण बन सके। अच्छा, अब एक और दावा आता है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। वो है श्रीलंका के रीतिगाला पहाड़ों में मिलने वाली हिमालय की जड़ी बूटियां। मतलब श्रीलंका में वो पौधे उग रहे हैं जो सिर्फ हिमालय में पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो हजारों किलोमीटर दूर वहां पहुंचे तो पहुंचे कैसे? डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक श्रीलंका के जो बॉटनिस्ट हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि इन पौधों का वहां की जलवायु में नेचुरली उगना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, जब डीएनए सीक्वेंसिंग की गई तो वो हिमालय की प्रजातियों से 100% मैच हुई। तो डॉक्यूमेंट्री का तर्क ये है कि ये इस बात का सबूत है कि जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर आए थे तो उसके कुछ टुकड़े वहीं गिर गए थे। तो अब तक हमने जगहें देखी, पत्थर देखे, पौधे देखे।
अब हम उन दावों पर आते हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के सबूत जो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी में हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा आगे थी। तो क्या रावण के पास सच में एयरपोर्ट्स थे? डॉक्यूमेंट्री इसके लिए एक पूरा तर्क पेश करती है। देखिए, श्रीलंका में 4 ऐसी जगहें हैं जो बिल्कुल फ्लैट और कठोर हैं। स्थानीय लोग इन्हें विमान स्थान कहते हैं। और जब वहाँ की मिट्टी को एनालाइज किया गया तो पता चला कि वो हजारों साल पहले बहुत ज्यादा गर्मी से पिघल गई थी। ठीक वैसे ही जैसे किसी भारी विमान के उतरने से पैदा हुई घर्षण से होता है। सिर्फ एयरपोर्ट्स ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क का भी दावा किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट को वहां मैन मेड गुफाएं मिली हैं जो एकदम सीधी लाइनों में बनी हैं। ये एडवांस्ड इंजीनियरिंग की तरफ इशारा करती हैं। और वहां की लोकल कहानियों में भी कहा जाता है कि रावण इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही कहीं भी गायब हो जाता था। और फिर इस रहस्य को और भी गहरा करने के लिए आता है बायोलॉजिकल सबूत। श्रीलंका में जो खुदाई हुई है उसमें कथित तौर पर ऐसे कंकाल मिले हैं जो आम इंसानों से डबल साइज के हैं। उनकी जांघ की हड्डियां बहुत मोटी हैं और खोपड़ी भी काफी बड़ी है। ये सीधे सीधे रामायण में बताए गए राक्षसों के वर्णन को एक फिजिकल रूप देता है। और ये दावा तब और भी मजबूत हो जाता है जब वहाँ की लोकल श्रीलंकन जनजातियां आज भी कहती हैं कि हमारे पूर्वज रावण के लोग थे। वो इन विशाल कंकालों को अपनी कल्चरल मेमोरी का हिस्सा मानते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद राक्षस कोई काल्पनिक प्रजाति नहीं बल्कि एक असली प्राचीन समुदाय थे। तो इन सभी दावों को एक-एक करके देखने के बाद चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री कुल मिलाकर 25 अलग-अलग सबूत पेश करती है। अब ये नंबर अपने आप में ज़रूरी क्यों है? क्योंकि तर्क ये दिया जाता है कि ये सिर्फ 1 या 2 अजीब इत्तेफाक का मामला नहीं है। और डॉक्यूमेंट्री का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि जब आप इन सभी 25 पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, जगहें, चट्टानें, पौधे, कंकाल, तो ये सब मिलकर सिर्फ इत्तेफाक का एक पैटर्न नहीं बनाते बल्कि इतिहास का एक नक्शा बनाना शुरू कर देते हैं। आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इतनी सारी फिजिकल चीजें एक प्राचीन कहानी से इस तरह मेल खाती हैं, तो फिर इतिहास और कहानी के बीच की लाइन कहाँ खींची जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा।